एक बार जब माँ पार्वती अपने ससुराल को जा रही थी, माना जाता है कि त्रिशूल में भगवान भोले का निवास है। बताता हूँ कि क्यों ये कुंड मिस्टीरियस कुंड या फिर स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। आँखों का हिस्सा वाला ये जॉइंट, ये मेरा जूता है, ये 9 नंबर का जूता है। और ये देखिए, ये भी के पीछे बकरियां हैं खूब सारी, माउंटेन गोट्स जो होती है ना, जंगली। पहुंच गया हूँ मैं भगवा बासा। यही है रूपकुंड का बेस कैंप, इसको कहते हैं भगवा बासा को। और यहीं पर रूपकुंड के अभी भी जो बेस कैंप पे के ट्रैक होते हैं यहीं तक आते हैं, और यहाँ से फिर एक दिन में रूपकुंड जाके वापस आ जाते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है रूपकुंड। हम लोग अब पानी लेने के जा रहे हैं। हमारे पास एक बूंद भी पानी नहीं है। देखो यहाँ की जो 2 बोतलें तो हमें यहाँ गिरी हुई, हमने ढूंढ रखी। एक बोतल हमारे पास पहले से थी। आज सुबह से हम लोगों ने पानी पी नहीं रखा एक रत्ती भी, बस ककड़ी खाई थी, उसी से पानी की हमने प्यास बुझा रही अपनी। चलते हैं फिर। अभी किस तरफ को जाएंगे? अभी हम रूपकुंड साइड को ही जा रहे हैं। तो वहाँ ग्लेशियर नहीं मिलेगा अभी हमें। पानी कहाँ से आएगा? पानी मिल जाएगा हमें भी 1-1.5 किलोमीटर आगे गधेरा है ना। पानी तो किसका होगा? ग्लेशियर का ही पानी। ग्लेशियर का ही पानी आएगा, और क्या। ऊपर जो बर्फ है ना नीचे को, यहाँ को पानी तभी तो नहीं मिलेगा। इस साइड के ग्लेशियर में भी बर्फ नहीं है ना। हाँ, निकल गए पानी की तलाश में। भोले तेरी आस में पानी की तलाश में। 15,000 फीट पे पानी की तलाश। इंटरेस्टिंग है यार बहुत। ये देखो रास्ते में ब्रह्म कमल दिख रहे हैं, पूरे भरा हुआ है ब्रह्म कमल से। जहाँ नज़र जा रही है वहाँ ब्रह्म कमल, हर तरफ ब्रह्म कमल। भगवा बासा से 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अभी वो दिख रहा है, पानी की धार दिख रही नीचे ना। हाँ, जो सामने वाले पहाड़ में जाना है हमने, वहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। हाँ। उसके बाद उधर को स्लोप में करीब 200 मीटर बाद हमें पानी मिलने के पूरे चांसेस हैं। वैसे मज़ा तो बहुत आ रहा है इस एडवेंचर में ना। बहुत मज़ा आ रहा है। कितना नया एक्सपीरियंस है कि पानी ढूंढने के लिए जा रहे हैं इतनी ऊंचाई पे, और वो भी इतना बढ़िया माहौल। मौसम भी साथ दे रहा है अभी तो हमारा पूरा। भगवान शंकर पूरी तरीके से साथ हैं अपने भक्तों के। जय शिव शंभू, जय मेरे भोलेनाथ। वहाँ पर एक छोटा सा बर्फ़ का जमाव दिख रहा होगा, वाइट। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि पानी वहाँ से होता हुआ पानी आएगा नीचे की तरफ, इधर से होता हुआ, तो हम लोग इधर कहीं मिलेंगे उसको, इस पॉइंट पे। और यहाँ से जाते हुए ऐसे, और वहीं पे पानी को ढूंढेंगे फिर। तो मैं भी चलता हूँ उधर को ही। तो अभी इस वाले गधेरे में, गधेरा मतलब नाला, इसमें हमें पानी मिला नहीं, जबकि इसमें ऊपर देखो वो था बर्फ़ का टुकड़ा जो वहाँ से दिखा रहा था। तो अब क्या करेंगे, इसे पार करते हुए जाएंगे हम, और उधर वो एक धारा है ना उधर, तो उधर देखेंगे, उधर ट्राई करेंगे। आखिरकार पानी की तलाश हमारी सफल रही है। और सफल भी कहाँ हुई है? रूपकुंड के नीचे, वहाँ पे रूपकुंड है भाई। और यहाँ हमारी तलाश सफल हुई है। तो सोच रहे हैं कि एक राउंड अभी भी हुआ है रूपकुंड, और कल तो जाएंगे ही जाएंगे। कम से कम 2 घंटे की मशक्क़त के बाद आज हम कल पहुँच ही गए पानी के वहाँ पे। ये देखो कुंभ के मेले में जैसे बिछड़े भाई मिलते हैं, वैसे ही 2 दिन से पानी मिला है। अभी देखो खुश हो गए कार्तिक भाई एकदम। चल जाती है नदी तो वो डाल। गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम हैं भगवा बासा में। भगवा बासा जो है ये रूपकुंड जो ट्रैक है उसका बेस कैंप है। इसी के पास में यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर लगभग रूपकुंड होता है, और सी लेवल से इसकी हाइट है लगभग 14,000 फीट। और यहाँ पर पूरा का पूरा रॉकी एरिया है, पूरे पत्थर ही पत्थर हैं। तो कैंप लगाना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आप ट्रैकिंग एजेंसी के साथ आए हैं तो अच्छा है, वरना अगर आपने काफ़ी अच्छे ट्रैक किए हुए हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यार ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का है। और ये जो हट है इसमें हम रात में रुके हुए थे, लेकिन
हट के चक्कर में मत रहना, क्योंकि सीज़न टाइम में ही ऑक्यूपाइड रहेंगी हट। और उसके अलावा भगवा पत्थर से क्या क्या दिखाई देता है, तो देखो उस तरफ का एरिया पूरा बादलों से भरा हुआ है, और वहाँ से फिर इधर पीक शुरू होती है। ये है सबसे पास में यहाँ पे नंदा घुंटी, फिर उससे थोड़ा राइट में जाएंगे तो यहाँ पे त्रिशूल की पीक है। और त्रिशूल के बारे में कुछ चीज़ बताता हूँ कि त्रिशूल 3 पीक हैं एक्चुअली। ट्राइडेंट जिसे कहते हैं हम, भगवान शिव का हिंदू माइथोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है, हम सभी जानते हैं कि त्रिशूल का। तो 3 पीक हैं एक्चुअली ये, तो तभी इसको त्रिशूल बोलते हैं। इसमें सबसे ऊंची जो पीक है नंबर त्रिशूल 1 जिसको बोलते हैं, उसकी 7120 मीटर हाइट है। और फर्स्ट टाइम इस त्रिशूल पीक को 1907 में लॉन्गस्टॉफ थे, एक ब्रिटिश आर्मी के गिलगित एरिया के कमांडर, असिस्टेंट कमांडर थे, उन्होंने चढ़ा था। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेनियर्स के लिए इसलिए क्योंकि ये 1907 में दुनिया की पहली पीक थी 7000 मीटर से ऊपर की, जिसको चढ़ा गया था। उससे पहले बहुतों को चढ़ा गया था, लेकिन कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई प्रॉपर हाइट मेजरमेंट नहीं था, इसीलिए फर्स्ट टाइम ये पीक थी 1907 में इसको चढ़ा गया था। इस वजह से ये पीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं रूपकुंड के लिए। रूपकुंड उधर पर है, और यहाँ से निकलेंगे हम ऐसे और चढ़ाई है फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर की। तो टोटल यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है रूपकुंड। देखने में बड़ा पास लग रहा है यार। अब बाकी नज़ारे देखो यार इधर के, ये ओशन का क्लाउड का ओशन बना हुआ है। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, है ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है समुद्र है बादलों का पूरी घाटी में, क्योंकि कोहरा भरा हुआ है, कोहरा ही कोहरा। और वैली इन्वर्जन बोलते हैं इसको जियोग्राफी में। वैसे कितना प्यारा है यार। ये देखो ये बुग्याल हैं इस तरफ, तो सब कुछ दिखता है यहाँ से। और हल्के हल्के बादल छाए हैं, पत्थरों की चट्टानें ही चट्टानें पूरी। ये हमारी हट है जिसमें हम रुके थे। और ऊपर का नज़ारा देखो, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, और अभी कोहरा भी आने लग गया है वहाँ पे। अभी हमारा जो है ना खिचड़ी बन रही है सुबह सुबह हल्की हल्की। मोहनदा को थोड़ी भूख लगी थी। मोहनदा को भूख तुम्हें नहीं लगी है? भूख अपने लिए बना रहा हूँ क्या मैं? ये देखिए, ये मोहनदा को लगी है क्या भूख? मोहनदा ने बना दी खिचड़ी। कह रहा मोहनदा को भूख लगी है, तुम लोग मत खाना, फिर मैं ही खा लूंगा इसको सब, ठीक है नहीं? बताओ तो ठीक, क्यों भूख लगी है? और यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ क्या है ना, जो हमारे गैस के ने वो अच्छे काम आ रहे हैं कि पानी गर्म करना है हमको या खिचड़ी गर्म करनी है तो फटाफट हो जाता है। आग के भरोसे क्या होता है यार, आग फूकते रहो, जली या नहीं जली। यहाँ लकड़ी कहाँ मिलेगी तेरे को भाई? लकड़ी भी नहीं मिलेगी। तो भी यहाँ लकड़ी होती है, लकड़ियों को तो 2 किलोमीटर नीचे छोड़ा है। उस भगवा बासा से रूपकुंड निकलने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। हाइकिंग पोल हमने रख लिया है, बैग अपने तैयार कर लिए, छोटे बैग, और बाकी सामान अपना ये हट के अंदर रख के जा रहे हैं, क्योंकि यार रास्ता बहुत ख़तरनाक है ना, तो ऐसे जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उधर। जय शिव शंभो, कितने सुंदर नज़ारे हैं। जय शिवा। इस वाले पहाड़ के पीछे बकरियां हैं खूब सारी, माउंटेन गोट्स जो होती है ना, जंगली। तो अभी देखते हैं यार, मौका मिलता है तो हो सकता है देखने को मिल जाएगी। यहीं पर थी उनकी खुशबू आ रही है, मतलब जो बकरी की स्मेल होती है ना वो आ रही है, इसी के पीछे थी। हो सकता है देखने को मिल जाए। पास से मैंने कभी नहीं देखी आज तक। स्मेल आ रही है, पूरी स्मेल। तो ये नहीं, गायब हो गई। ये दिख रहा है जंगली तीतर दिखे, ये देखो इतना बड़ा झुंड है तीतर का। मुझे तो बकरी देखनी है, तीतर तो देखे हैं। चेजिंग माउंटेन गोट नाम होना चाहिए एपिसोड का। अरे भाग के वो है देखो, वो है मोहनदा, वो है देखो, वो दिख रही है। भगवान दिख गई यार, ये भी आज कैसे भागते देखो। खींच फोटो खींचते रहो उनकी। ऐसे देखो अपने बस की इनकी तरफ चढ़ने, देखो क्या चढ़ रही है पहाड़ पे, स्टाइल देखो चढ़ने का। वाह, कैसे चढ़ गए पहाड़ों के ऊपर इतनी आसानी से। ऐसे ही खड़े खड़े रॉक क्लाइंब कर दिया ना।
बस पहुंच चुके हैं रूपकुंड और ये लास्ट चढ़ाई, कड़ी चढ़ाई और ऊपर कटोरे जैसा शेप है और वहीं पे रूपकुंड है। इधर रूपकुंड है, देखो नज़ारे कितने ऊपर आ गए हम। और अभी बगुआ पासा वाला कैंप हमारा उधर है, वहाँ से पानी भरने के लिए आए थे उधर। तो दोस्तों, मित्रों, व्यूवर्स, मेरे सभी चाहने वाले, हमारे चैनल को चाहने वाले, मैं आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं 28 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद। और जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय माँ नंदा, जय माँ पार्वती की जय हो भगवान। हम पहुंच चुके हैं रूपकुंड में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंड है हिमालय क्षेत्र का, और लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड। और अपने आप में एक मिस्टीरियस लेक है, एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, जिसके बारे में कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और ये है रूपकुंड मेरे बिल्कुल नीचे। आजकल बरसात कम हुई है तो ये कुंड बिल्कुल खाली खाली सा दिखाई पड़ता है। वैसे जब बर्फ़ का मौसम होता है तो ये पूरी चारों तरफ, जैसे आपको ये बर्फ़ दिख रही है ना, ऐसी पूरी बर्फ़ से ढका रहता है चारों तरफ से, और बीच में हल्का हल्का पानी, उसके ऊपर भी बर्फ़ जमी रहती है और बिल्कुल नीला सा मालूम पड़ता है। और पूरा बाउल की शेप में आप देखेंगे, चारों तरफ की बाउंड्री देखिए एक बार कैसी ये इसकी दीवारें हैं चारों तरफ से, और बीच में ये ताल है। तो इस ताल की स्टोरी के बारे में बताता हूँ कि इसका नाम रूपकुंड क्यों रखा गया है। तो इसका नाम रूपकुंड होने के पीछे ये कहानी है कि एक बार जब माँ पार्वती अपने ससुराल को जा रही थी, माना जाता है कि त्रिशूल में भगवान भोले का निवास है। तो भगवान भोले का निवास स्थान होने के कारण जब माँ पार्वती ससुराल की तरफ को जा रही थी तो रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि उनको पानी की प्यास लगी। तो पानी की प्यास लगी तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि मेरे को पानी की प्यास लगी है। तो माना जाता है कि भगवान शिव ने जब यहाँ पर अपना त्रिशूल गाड़ा तो ये कुंड निकल के आया, और माँ ने जब इस कुंड में पानी पी रही थी तो उन्हें अपना चेहरा दिखाई दिया, अपनी खूबसूरती दिखाई दी रही, तो उन्होंने कुछ अपना श्रृंगार किया वहाँ पे कुछ देर। तो तभी से जो रूप उनको यहाँ पे दिखाई दिया तो इसका नाम पड़ गया रूपकुंड। और अब यहाँ की जो मिस्ट्री है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्यों ये कुंड मिस्टीरियस कुंड या फिर स्केलेटन लेक भी कहा जाता है, कंकालों वाली झील क्यों कहा जाता है। ये देखिए कंकाल हैं यहाँ पे, और ये कंकालों के बारे में बताता हूँ। पहले आप इन कंकालों को देख लीजिए, बिल्कुल साक्षात कंकाल हैं, कोई नकली नहीं है, सबके सब असली हैं। इवन चप्पलें भी देख सकते हैं आप, ये चप्पलें भी हैं। ये देखिए, ये आदमी के जबड़े भी हैं। दांत जो होते हैं ना, कहे जाते हैं कई सालों तक सलामत रहते हैं। तो ये देखिए अभी तक वैसे के वैसे ही हैं दांत, और कई सालों पुराने ये दांत हैं। ये हैं स्कल्स, आँखों का हिस्सा वाला ये जॉइंट। तो इसी तरीके से बहुत सारे ये यहाँ पे कंकाल हैं। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आप एक बार पास में आके दिखाएंगे। ये मेरा जूता है, ये 9 नंबर का जूता है, और ये देखिए ये भी लगभग 9 साइज का ही है, यानी बड़ा पैर है। मेरे को 8 आता है, मैं 9 पहनता हूँ, चलने में सहूलियत होती है इस वजह से। तो इन कंकालों के बारे में अलग अलग कहानियाँ, एक कहानी कहती है कि ये माँ नंदा राजजात यहाँ से गुजरती है, क्योंकि ये उसी का क्षेत्र माना जाता है, माँ नंदा राजजात का। तो इस वजह से माँ नंदा राजजात क्षेत्र माने जाने की वजह से यहाँ से एक बार राजा यश धवल जो थे वो जा रहे थे अपनी यात्रा के साथ। से मैंने यात्रा के बारे में बताया कि यहाँ पर या गाना बाना बजाना निषेध है, और जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनका आना निषेध है। तो राजा की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो पूरी जब यात्रा यहाँ से गुजर रही थी तो ऐसा माना जाता है कि जब यात्रा ऊपर पहुँची, वो जुनार गली है ऊपर जहाँ से सूर्य चमक रहा है ऊपर, अभी हम जाएंगे वहाँ तो उसको दिखाएंगे भी। तो वहाँ जब वो पहुँची पूरी यात्रा, कई सारे लोग थे, तो इतना तेज़ आंधी तूफान और इतना विकराल ओलों की बारिश हुई कि लोगों को वहाँ से छटक के नीचे गिरे। किसी का सर फूटा मानते हैं, किसी के हाथ पैर टूटे, और उनमें से कोई भी नहीं बचा, और सब के सब भगवान शिव के श्राप से मारे गए यहाँ पे, और उन्हीं लोगों की हड्डियाँ बताई जाती हैं। लेकिन अब मैं साइंस की बात करूँ कि साइंस क्या कहता है, तो कई सारे रिसर्चर्स यहाँ पर रिसर्च कर चुके हैं, बहुत सालों से रिसर्च हो रही है। तो लेटेस्ट रिसर्च को मैं बताता हूँ, जिसमें कई सारी कंट्रीज़ के रिसर्चर इन्वॉल्व रहे हैं, और एक जेनेटिक स्टडी टाइप की उन्होंने स्टडी दी है जो कि ऑथेंटिक मानी जा सकती है। तो उसमें यूएसए यानी अमेरिका, जर्मनी और इंडिया के 28 को ऑथर्स ने ये स्टडी करी यहाँ से कंकाल ले जाके। तो उसमें ये पाया गया है कि इनमें एक तो जेनेटिक वेरिएशन है। जेनेटिक वेरिएशन मतलब हर किसी आदमी का एक जीन होता है ना, एक टाइप का। जैसे उत्तराखंड में रहने वाले आदमियों का जीन लगभग एक तरीके का होगा, साउथ एशिया में रहने वाले आदमियों का एक जैसा होगा, साउथ इंडियन का जीन्स एक जैसा होगा, नागालैंड वालों का एक जैसा होगा। तो इनमें जेनेटिक वेरिएशन है, बताते हैं कि एक ही ग्रुप के लोग नहीं है कहीं के, और इनका जो ग्रुप होता है ना वो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है मेडिटेरियन का इलाका, यानी भूमध्य
भूमध्य सागर की तरफ क्रीट आइलैंड है, उधर ग्रीक का इलाका है, ग्रीस का इलाका है, तो वहाँ से इनका मैच बताते हैं कि जेनेटिक जो जीन्स हैं वो सबसे ज़्यादा मैच वहाँ से हो रहे हैं। और उसके अलावा फिर साउथ एशिया के कुछ जीन्स हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस यात्रा वाली बात पे कटाक्ष करती है कि ये बताते हैं, कार्बन डेटिंग एक चीज़ होती है जिससे ये पता लगता है कार्बन डेटिंग से कि किसी चीज़ की एज क्या है। जैसे हमारे पास आज के टाइम पे कई सारी स्टडीज़ हैं, हम बताते हैं कि हड़प्पा के टाइम की एज ये है, उनके उस पुल की एज ये है, या फिर उस समय के जो अवशेष मिले हुए हैं उनकी एज ये है। तो कार्बन डेटिंग एक बहुत बड़ा वो टेक्निक है जिससे कार्बन के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि इनकी एज क्या है। तो इनकी एज रिसर्च में पता लगी है, कुछ 600 AD के हैं, यानी 600 ईस्वी के हैं, कुछ 1200 ईस्वी हैं, कुछ 1400 ईस्वी के हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि ये टाइम ड्यूरेशन के बीच में मरे हुए लोग हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे मर गए और एक ही टाइम पे ऐसी आपदा आई, तो वो लोग भी ये हो सकते हैं। और कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि जब किसी ज़माने में तिब्बत से लड़ाई रही हुई होगी तो उस समय हो सकता है कि ऊपर से सैनिकों को मार मार के नीचे गिराया होगा और कोई कब्रिस्तान टाइप का या बना दिया होगा कि सारे मरे हुए लोगों को यहाँ पे डाल दिया जाता था, या फिर कोई बड़ी महामारी का भी असर हो सकता है। तो इसीलिए यार ये मिस्टीरियस लेके कि एक भी कोई भी स्टडी डिफाइंड नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी स्टडी को लेते हैं। मैं तो किसी को भी नहीं समझ सकता हूँ इसको, क्योंकि इसीलिए ये मिस्टीरियस लेगा, रहस्य इसीलिए है क्योंकि अभी तक ये डिफाइन हो ही नहीं पाया है कि सच आखिर है क्या। अब ऊपर रूपकुंड से ऊपर ये है रूपकुंड लेक, और यहाँ से ऊपर ये रास्ता जाता है जुनार गली, ऊपर की तरफ अभी जा रहे हैं। वहाँ तो आपको मिलते हैं जुनार गली में, वहाँ से ड्रोन उड़ाने की कोशिश करेंगे और बड़ा अच्छा व्यू आता है उस जगह से। तो मिलते हैं ऊपर जुनार गली में, चलो चलते हैं। पहुँचने वाले हैं हम लोग, और सामने देखो कौन है, ओह ह्यूज, बहुत बड़ी त्रिशूल की पीक, त्रिशूल वन जो सबसे ऊंची है, ये है वो 7120 मीटर ऊंची। क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है यार। मोहंदा के ऊपर भगवान की कृपा यार, वरना इतनी गहरी खाई है, सोचो आदमी के हाथ पैर टूट जाए। और मोहंदा को 4-5 साल के अंदर यहाँ से 5-6 लोग यहाँ से गिर के मरे हुए हैं। पत्थर से मैं स्लिप कर गया था। हाँ, उस पत्थर से स्लिप कर गया। देखो यहाँ से कैसे, यहाँ से आई है, इस खाई से जाते हुए मैं नीचे जाके वहाँ यहाँ से करीब वहाँ 500-600 मीटर नीचे जाके वहाँ जाके रुका हुआ।